नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो सीधा हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को शुरू करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी का नाम है गांधी जी का आगमन और भारत का पुनर्जागरण। क्योंकि बिना गांधी जी के आगमन के भारत में पुनर्जागरण शुरू नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी एरा एंड अवेकनिंग। अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का राइज ऑफ ब्रिटिश एंड कैप्चरिंग ऑफ इंडिया देखा कि कैसे ब्रिटिश का उदय होता है और कैसे पूरे भारत पर वो कब्जा करते हैं। दूसरा, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो प्रथम विद्रोह होता है 1857 का, उसके बारे में देखा। अब हम लोग इस टॉपिक में गांधी जी के आगमन से लेकर भारत के पुनर्जागरण का विवरण पढ़ेंगे कि कौन कौन से हालात थे, क्या क्या सिचुएशन थे कि लोग जागे। अब तक हमने देखा कि 1857 में फर्स्ट टाइम रिवोल्ट हुआ, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिशर्स ने अपने जितने भी पॉलिसीज़ लेकर आए वो सभी पॉलिसीज से भारत के हर वर्ग के लोगों को तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, जिससे कि वो लोग विद्रोह करने पर मजबूर हुए। चलिए आगे बढ़ते इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले गांधी कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी जी एक ऐसे महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जिनके बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी वॉज द लीडर हु गाइडेड इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इनके बिना भारत की आज़ादी के बारे में बात भी हम नहीं कर सकते, और इनके जो कर्म है देश के प्रति, उसको हम लोग शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है तो हमें जानकारी तो रखनी होगी। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल ओवर देन 250 ईयर्स। साथ ही साथ गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एट द कंसल्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी's contribution in Indian freedom movement cannot be measured in words। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया। He, along with other freedom fighters, compelled the British to leave India। सिर्फ गांधी जी को अगर हम अकेले सारा क्रेडिट देंगे तो ये भी न्याय नहीं होगा। गांधी जी के साथ लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम सिर्फ सामने आया है। वो भी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसे लाखों लोग हैं जो सामने नहीं है, हिडन रूप में भी हैं। तो इसलिए सिर्फ गांधी जी का नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके साथ अन्याय होगा। देश की आज़ादी देश के लोगों से होती है, तो सभी देश के ही लोग हैं, देशवासी ही हैं। तो अल्टीमेटली इन सब ने मेहनत किया, सब ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अनेकों कष्ट और यातनाएं सही, तब जाकर देश को आज़ादी मिली। His policies and agendas were non-violent and his words arise the mass। ये सही बात है, ये उनके बारे में सबसे बड़ा प्रचलित विषय है कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, और उनका ये काम करने का तरीका दुनिया के सभी लोगों को प्रभावित किया, सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं। दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गांधी जी के विचारों का सम्मान किया जाता है और लोग इनके विचारों पर अमल करते हैं। ये महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीमान करमचंद्र गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। He was assassinated on 30th January 1948 at 70 years old and he was called as Father of Nation। तो इन्हीं को हम लोग इनके सम्मान में राष्ट्रपिता कहते हैं, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसके ऊपर भी एक विषय है जिसके ऊपर मैं किसी वीडियो में इसका पूर्ण उल्लेख दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्यों हुआ, क्या क्या हालात थे। फिलहाल तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए जिससे भारत में पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ और लोग भारत की आज़ादी से जुड़ने लगे। चलिए उन हालात और उस दौर के समय की बात करते हैं।
सबसे फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए थे, ये वाइसरॉय थे इंडिया के, ये गांधी जी के पास आए थे, गांधी जी को इनवाइट किया दिल्ली में और उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भारत के लोगों से सहायता मांगी और इन्होंने ये भी कहा था, झूठे वायदे किए थे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देश को स्वतंत्रता या सुविधाएं ये सारी चीज़ें दे देंगे। गांधी जी इसी बात पर मानकर लोगों से इन्होंने अपील की थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जुड़े ताकि इस लड़ाई में लड़ सके। परंतु जितने सारे वादे किए थे ब्रिटिशर्स ने उनमें से एक भी निभाया नहीं गया। अल्टीमेटली लड़ाई तो ब्रिटिशर्स लोग ही जीते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी कंट्रीज जुड़े, जितने भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, बेसिकली फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक साइड था, दूसरी ओर सेंट्रल पावर थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये लोग थे। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए थे उसमें, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कितने लोग, कितने सोल्जर्स मारे गए थे उसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। भारत से लगभग उस वक्त 10 लाख लोग सैनिक गए थे यहाँ से, जिनमें से लगभग 1 लाख के आसपास मारे गए थे लड़ाई में। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स लोग इस युद्ध को जीत तो गए मगर अपने वादों को पूरा नहीं किया। और ये कारण था, सबसे पहला ये कारण था कि गांधी जी को बिल्कुल पूरी तरीके से आज़ादी का बिगुल फूंकना पड़ा, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाला स्टार्ट करना पड़ा और अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मूवमेंट शुरू किए। फर्स्ट वो 1915 में आए एंड 1918 में वो चंपारण गए। इन दिस कैंपेन चंपारण agitation in Bihar was Gandhi's first active involvement in India. Champaran farmers were forced to grow indigo and they were tortured if protested. Gandhiji's non-violent protest, Gandhiji managed to win the concessions from the authority. ये क्या था, चंपारण में नील की खेती होती थी और नील की खेती होने पर मिट्टी की पूरी फर्टिलिटी क्षमता, जितनी उपजाऊ क्षमता होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, उस पर फिर दूसरा कुछ उगता नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश लोग वहाँ के किसानों को अपना जो खाद्यान्न होता है, जो चावल दाल ये उगाने से मना करते थे। तो इसके चलते शॉर्टेज ऑफ फूड भी हुआ और उसके चलते अकाल भी पड़ा। लेकिन ब्रिटिशर्स को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लोग तो बस सिर्फ जो अपना कैश क्रॉप था नील की खेती, ये हमारे भारत का नील का विदेशों में बहुत अच्छा डिमांड था, इसलिए ब्रिटिशर्स लोग ज़बरदस्ती हमसे उगवाते थे ताकि वो वहाँ पर बेचकर मुनाफा कमा सके। गांधी जी को इन लोगों ने इनवाइट किया और गांधी जी वहाँ पर गए, सत्याग्रह किए और इस वक्त जो मैंने नील की खेती के लिए जो इन्हें रेवेन्यू देना पड़ता था, इन लोगों ने कहा कि भाई इस समय प्लेग भी हुआ था, बहुत बड़ा प्लेग का और फ्लड का, यहाँ पर मैंने बाढ़ और प्लेग दोनों से लोग ग्रस्त थे। तो इन लोगों ने मना किया था टैक्स देने के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी गए, इन्होंने सत्याग्रह किया और कंसेशन दिलवाया और ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा, गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि टैक्स से मतलब राहत दिलवाया गया वहाँ के किसानों को। तो ये एक छोटी सी जीत थी मगर ये शुरुआत ज़रूर थी। पूरी दुनिया के पेपर में ये आ गया कि ब्रिटिशर्स गांधी जी के सत्याग्रह के आगे घुटने टेक दिए। प्रथम बार ब्रिटिशर्स गांधी जी के बातों के आगे अपने पॉलिसी को चेंज किए। तो एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद गांधी जी को खेड़ा में बुलाया गया। खेड़ा बेसिकली गुजरात में है। यहाँ का विलेज का भी बहुत बुरा हाल था। यहाँ के विलेज में उस साल बहुत फ्लड, बाढ़ आया हुआ था, जिसमें किसानों, और इस बाढ़ की अवस्था में भी किसानों को टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा था और साथ ही साथ जो टैक्स देने से मना कर रहे थे उनके घर के जानवरों को और उनके घर के प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जा रहा था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। गांधी जी यहाँ पर गए और इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया जहाँ पर पीजेंट्स लोगों ने सीधा सीधा टैक्स देने से मना कर दिया और एक सिग्नेचर कैंपेन अभियान शुरू करके पूरी सिस्टम को हिला दिया गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यहाँ पर मानना पड़ा और जो भी कंडीशन थे इनके उनको मानना पड़ा और रेवेन्यू टैक्स को ख़त्म करना पड़ा। उस समय तक ब्रिटिश सरकार मान गई
कि जब तक ये फ्लड वाला सिचुएशन ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तब तक आपको रेवेन्यू या लगान नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक दूसरी जीत थी गांधी जी के संघर्ष की, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के रास्ते में दूसरी जीत थी। तीसरा, गांधी जी को अहमदाबाद बुलाया गया 1918 में ही। यहाँ पर गांधी जी यूज सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर इन द कॉटन मिल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक कॉटन मिल में वहाँ के मिल वर्कर्स का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उनकी सैलरी बहुत ही कम थी और साथ ही साथ उनकी कंडीशन बहुत बुरे थे, लोगों के साथ बहुत ही बुरा अवस्था चल रहा था। कोई भी वर्कर का अगर काम करते वक्त मौत हो जाए तो उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, काम करने का कोई सुविधा भी नहीं था, लोग बस कीड़े मकोड़े की तरह काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने गांधी जी को आमंत्रण दिया, गांधी जी गए और उन्होंने उनके साथ हंगर स्ट्राइक किया और फर्स्ट टाइम वो भूख हड़ताल किए और सत्याग्रह किए। इसके बाद क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं अल्टीमेटली ये लोग वर्कर्स को प्लेग बोनस देते, क्योंकि वहाँ पर प्लेग बीमारी भी फैल रही थी, प्लेग बोनस देते और वर्कर्स लोगों को, जो बेसिकली वर्कर्स का डिमांड था, वो लोग 35% अपना सैलरी ज़्यादा चाहते थे और काम का जो वर्किंग आवर था वो 8 घंटा चाहते थे, क्योंकि इसके पहले 12 से 16 घंटा था। उनका डिमांड था कि भाई काम का जो समय होता है वो 8 घंटे का होगा और 35% सैलरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका सैलरी दुनिया के बाकी वर्करों के हिसाब से बहुत कम था, इसलिए वो 35% सैलरी हाइक चाहते थे। इसीलिए ड्यूरिंग दिस पीसफुल स्ट्राइक्स लेड बाय द गांधी जी ही अंडरवेंट ए हंगर स्ट्राइक। इन गांधी जी वर्करों के साथ मिलकर प्रथम बार भूख हड़ताल किए और अल्टीमेटली अहमदाबाद मिल पर स्ट्राइक हुआ, जो सक्सेसफुल रहा और वर्करों का उनका जो डिमांड था 35% हाइक और काम करने की जगह पर सिक्योरिटी, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर दूसरी नौकरी और मुआवजा, इन सब बातों को मिल ओनर्स मान गए और अल्टीमेटली इसको भी गांधी जी के आज़ादी के संघर्ष का एक और कड़ी जोड़ता चला गया। इसके बाद देखेंगे एक खिलाफत मोमेंट होता है। खिलाफत मोमेंट क्या होता है, बेसिकली ये 1920 में होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं जरा सा इसके पीछे का कहानी बता दूं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत जाती है टर्की पर, क्योंकि टर्की पर खलीफा का राज होता है। बेसिकली खलीफा एक पद है जो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे सर्वोच्च पद है, ये लोग उसको बहुत हाई रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं। तो ब्रिटिश ने ऐलान किया था कि भाई टर्की तो हम जीत गए हैं, तो अब इस पर खलीफा के पद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पर खलीफा के पावर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जो भावना थी, चूँकि वो लोग धार्मिक भावना से जुड़े थे, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बात का खंडन किया और पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बात के विरोध में प्रदर्शन किए, पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन किए ब्रिटिशर्स के विरोध में। तो इसी बात का फ़ायदा गांधी जी ने उठाया और उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया भारत में। बेसिकली दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, लियाकत अली और शौकत मोहम्मद अली। ये लोग मिलकर भारत में ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाखों लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, अपने एजिटेशन को जाहिर कर रहे थे। तो इसी दौरान गांधी जी ने क्या किया, इस भावना को भारत की आज़ादी के साथ जोड़ के जो भीड़ कम था उस भीड़ को बढ़ाया ताकि लोगों के अंदर भावना जागे और अल्टीमेटली लोग जुड़े और ब्रिटिश सरकार को ये आभास हुआ कि भाई लोग अब हमारे पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है और ये हमारे विरोध में, हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं और भीड़ दिखा रहे हैं, भीड़ में हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। बेसिकली गांधी जी इन्फ्लुएंस ऑन द मुस्लिम पॉपुलेशन वाज रिमार्केबल। उनका मुस्लिम पॉपुलेशन पर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव था एंड दिस वाज द एविडेंट इन हिज इन्वॉल्वमेंट इन द खिलाफत मोमेंट। उन्होंने खिलाफत मोमेंट में लोगों को इकट्ठा होने का संदेश दिया, यूनिटी शो करने का संदेश दिया। एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द मुस्लिम फेयर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ their caliph or religious leader and a worldwide protest was being organized to fight against the collapsing status of the khalifa। तो ये ब्रिटिशर्स लोग खलीफा के पद को ही नष्ट करना चाह रहे थे, तो इसी के अगेंस्ट में पूरी दुनिया के मुस्लिम भाई लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे। सो हिज रोल इन द खिलाफत मेड हिम अ नेशनल हीरो इन
नो टाइम। इस वक्त इस बुरे हालत में ब्रिटिशर्स लोग का जो कर्म था, उनके गलत फैसले के चलते जो बुरे हालात पैदा हुए, इस समय गांधी जी ने सबको साथ दिखाया, सबको यूनिटी का रास्ता दिखाया, सबको सही रास्ता दिखाया। और इस वक्त गांधी जी इस समय तक वो नेशनल लीडर बन गए थे। वो बहुत मतलब इस समय तक उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नेक्स्ट है, अब इसके बाद इनका जो दूसरा रोल होता है वो आता है नेशनल मूवमेंट। एक है वो है नन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी had realized that the British had been able to be in India only because of the because of the cooperation they received from the Indians. तो keeping this in mind, he called for a non-cooperation movement. Basically गांधी जी को ये आभास हो गया था, वो पूरी भारत को बता रहे थे, पूरे भारत के जनता को बता रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग जो कॉपरेशन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अगर हम लोग सहयोग देना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स लोग को साल भर के अंदर ही बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो विद द कांग्रेस सपोर्ट एंड हिज इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, he convinced the people that peaceful non-cooperation was the key to independence. गांधी जी अपने सच्ची बातों के थ्रू, क्योंकि ये बातें सच्ची थी लोगों के, और बहुत ही आसान बात थी, लोगों के समझ में बहुत आसानी से आई। लोग जाग गए कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। लोग जाग गए और गांधी जी को सपोर्ट किया, और लोग मान गए कि भाई नन कॉपरेशन मूवमेंट होना चाहिए। नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, पूरे भारत के लोग इसमें भागीदारी किए, रास्ता का रास्ता भर गया, ब्रिटिश सरकार हिल गई। साथ ही साथ इसी नन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू जो जालियांवाला बाग हुआ था, जो जालियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू उस नृशंस हत्या का भी मतलब एक तरीके से रोष प्रकट कर रहे थे। एंड गांधी जी सेट द गोल ऑफ स्वराज एंड सेल्फ गवर्नेंस, और इसी नन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू उन्होंने लोगों के मन में स्वराज मतलब अपना राज, एंड सेल्फ गवर्नेंस मतलब हमारा देश, हमारा राज, तो हमारी सरकार, ब्रिटिशर्स कौन है, इस भावना को लोगों के दिलो दिमाग में भर दिया, विच सिंस देन बिकेम द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी के ये सारी बातें सिर्फ उन्हीं को नहीं, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। एंड ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट इन फरवरी 1922 दिस मूवमेंट वाज विथड्रॉन। एक बहुत ही दुखद घटना थी कि फरवरी महीने में, ज़्यादा नहीं 2 साल ही ये मूवमेंट चल पाया। चौरी चौरा एक है गोरखपुर में, एक जगह है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस के साथ इनकी हिंसक झड़प हो जाती है, और भीड़ उग्र होकर 22 पुलिसमैन को जेल, उसी पुलिस थाने के अंदर ही जलाकर मार देती है। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी कहते हैं कि नहीं, नन कॉपरेशन मूवमेंट का, मेरे किसी भी मूवमेंट का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। वो इस दुख से आहत होकर नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं, और ये भी कहते हैं कि अभी भी जो भी सत्याग्रह करेंगे उन सबको ट्रेनिंग की अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो ये कारण था नन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद होने का। हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि किस कांड के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। चलिए नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किए, उसके बाद 1922 को बंद किए, 1930 को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। बेसिकली इसके पीछे क्या कंडीशन था वो ज़रा पढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डांडी मार्च भी कहते हैं। गांधी जी सॉल्ट मार्च इज कंसिडर्ड टू बी अ पाइवोट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। पूरे दुनिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जितना पॉपुलैरिटी सॉल्ट मार्च ने लिया, वो किसी और मूवमेंट ने इतना नहीं लिया। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1928, Gandhi ji declared that British must grant Indian dominion status or the country will erupt into a revolution for complete independence। यहाँ पर गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिशर्स को इंडियन डोमिनियन स्टेटस मानना होगा, भारत में है तो भारतीयों का चलना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया था।
बट ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली गांधी जी ने कहा था कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, भारत है तो भारतीयों का होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स इसलिए इस प्रस्ताव को नहीं माने और अल्टीमेटली गांधी जी ने कहा नहीं तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग रेवोल्यूशन करेंगे, और उन्होंने क्रांति शुरू कर दी संपूर्ण आज़ादी के लिए। द ब्रिटिश डिड नॉट पे नीड टू दिस, ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। देन गांधी जी स्टार्टेड इस सत्याग्रह कैंपेन अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इन मार्च 1930। गांधी जी ने नमक को चुना क्योंकि उस समय एक कानून था कि भाई भारत में नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को है, इंडियंस भारतीय लोग उस नमक को खरीद कर खाएंगे, उन्हें बनाने का अधिकार नहीं है, ये कानून था। गांधी जी ने इस कानून को सबसे पहले तोड़ा और वो 388 किलोमीटर पद यात्रा किए, अहमदाबाद से डांडी तक 388 किलोमीटर पद यात्रा किए। शुरुआत उन्होंने 72 लोगों से की थी, लेकिन धीरे धीरे हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े और नमक के कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार को दिखाया कि ये भारत हम लोगों का है, हम ब्रिटिश के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। तो thousands of people joined him and made it one of the biggest marches in the Indian history। ये जो नमक कानून को जब गांधी जी ने तोड़ा था और नमक बनाया था, नमक बनाकर दिखाया था, इस दौरान ये घटना ने पूरी दुनिया के मीडिया को हिला दिया, पूरी दुनिया के मीडिया को दिखा दिया कि भाई अब इंडियंस और ज़्यादा दिन तक ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ गांधी जी ने नमक तोड़ा, नमक का कानून को तोड़ा। तो उसी दौरान भारत के अलग अलग जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश सरकार के सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, लोगों ने ज़मीन का टैक्स देना बंद कर दिया, लोगों ने जंगल का कानून, जो कानून ब्रिटिश सरकार लागू करके रखी थी, लोग सबको तोड़ते चले गए, सबको वॉयलेट किया कि भाई जब देश हम लोग का है। क्योंकि इस दौरान हम लोग की कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने इंडिपेंडेंस की घोषणा भी कर दी थी। लोग मान गए थे कि जब हम लोग आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश किस चीज़ का, कौन ब्रिटिश और कौन ब्रिटिश का कानून। तो ये चीज़ भी है। अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बहुत ही हिट रहा और ये भी बंद किया कब गया मैं बता देता हूँ इसके पीछे। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब नमक का कानून तोड़ा गया, देश के बाकी हिस्सों में जंगल का कानून, माइंस का कानून, बहुत सारे कानून थे, लोगों ने उस सबको तोड़ दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। सबसे मेन चीज़ है टैक्स देना बंद कर दिया। लोग को जंगल जाना मना था, जंगल जाना शुरू कर दिए। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार क्या की, एक बहुत ही भयंकर खूंखार तरीका अपनाई लोगों को वापस अपनी सत्ता का याद दिलाने के लिए। करीब 70 से 80 हज़ार नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया और उनको ब्रूटली पीटा गया, मतलब विभत्स तरीके से उनको पीटा गया। और गांधी जी को बुलाया गया कि लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट समझौते के लिए गांधी जी को इनवाइट किया गया। गांधी जी ने देखा कि उनके बड़े बड़े लीडर्स जब जेल में हैं और उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव हो रहा है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे लोग मर गए थे, ब्रिटिशर्स की लाठी खा के बहुत सारे लोग वहीं मर गए थे। अल्टीमेटली गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि उनके जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, 60,000 70,000 लीडर्स को जेलों में बंद कर दिया गया और उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया गया। उनको इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि मतलब ज़्यादातर या तो अपाहिज हो गए या तो ढंग से चल फिर नहीं पाए। तो ये सब चीज़ देखकर गांधी जी ने इस मोमेंट को भी बंद किया और वो इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर तैयार हो गए। तो उसके बारे में क्या आता है, गांधी इरविन पैक्ट। और अल्टीमेटली वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार भी हो गए, जिसमें गांधी जी की ओर से शर्त थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सबको जेल से रिहा किया जाए, और ब्रिटिश सरकार इस बात को मान गई थी और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए थे और वो लंदन चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अल्टीमेटली वहाँ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार की ओर से जो प्रस्ताव रहता है वो गांधी जी नहीं मानते हैं, और गांधी जी की ओर से जो प्रस्ताव रहता है वो ब्रिटिश सरकार नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है और गांधी जी वापस जब देश में आते हैं, आकर वो आखिरी बिगुल बजाते हैं आज़ादी का, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ये 1942 में इसकी शुरुआत की गई
एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गांधी जी वॉज डिटरमिन्ड टू स्ट्राइक द ब्रिटिश। गांधी जी को सही समय मिल गया था कि यही समय है ब्रिटिशर्स को सही समय पर चोट पहुंचाने का। एंड अ ब्रिटिश एम्पायर विथ अ डेफिनेट ब्लो दैट वुड सिक्योर देयर एग्जिट फ्रॉम इंडिया। गांधी जी को आभास हो गया कि यही सही समय है कि ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से उखाड़ फेंकने का सही समय है। दिस हैपेंड व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वार। ब्रिटिश सरकार सेकेंड विश्व युद्ध लड़ने के लिए दोबारा फिर से इंडियंस लोगों को सोल्जर में भर्ती करने लगे थे। इस समय गांधी जी ने आह्वान किया था कि कोई भी ब्रिटिश सरकार को साथ नहीं देगा। गांधी जी प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली एंड से दैट द इंडियन कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन ए वार इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक पर्पस। यहाँ पर एक बात है कि ब्रिटिशर्स लोग ये बोल रहे थे कि भाई डेमोक्रेटिक पर्पस से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक पर्पस से आंदोलन में हम लोग कैसे भाग ले सकते हैं कि व्हेन इंडियन इटसेल्फ नॉट अ फ्री कंट्री, हम किसी के प्रजातंत्र के बहाल में कैसे शामिल हो सकते हैं जब हम खुद किसी के ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है। तो इन्होंने ये बात कहा था और ये बात लोगों को समझ में भी आई। एंड दिस आर्गूमेंट एक्सपोज द टू फेस्ड इमेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में कहा गया था जो लोग कॉलोनी बसाते हैं, जो कोलोनियलिज्म करते हैं। तो ये बात उनको समझाया गया था, उनको बताया गया था कि भाई जब हम लोग खुद किसी के गुलाम हैं तो हम कैसे किसी को आज़ादी दिलाने का काम कर सकते हैं। और उसके 5 साल के अंदर ही हम लोगों ने 1947 में आज़ादी को प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गांधी जी अकेले नहीं थे, दबाव हर तरफ से, बहुत सारे तरफ से, हर दिशाओं से दबाव था, जिसके आगे ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और उनको मानना पड़ा कि भाई अब ये देश हमारे अंडर नहीं रहेगा। तो अकेले सिर्फ हम गांधी जी को तो क्रेडिट नहीं देंगे, हाँ एक बहुत बड़ा क्रेडिट गांधी जी को देना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ वो अकेले नहीं थे। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जान की बलिदान दी देश के लिए। चलिए इस टॉपिक में इतना ही। आई होप मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा की आप लोग के लिए पर्याप्त होगा इस टॉपिक को समझने में। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उस त्रुटि को पूरा करके फिर से एक नया और बढ़िया विस्तृत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो दूंगा। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।